गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर। आज की हिंदी क्लास में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और सारे बच्चे मेरे जो हैं, उम्मीद करती हूँ सभी लोग घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग फिर से अपना जो टेक्स्ट बुक है उसका जो चैप्टर 5 है, आओ बच्चों नाव चलाएं, उसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूँगी कि अभी एक बहुत सुंदर सा मौसम चल रहा है जिसे आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो आप लोग बता सकते हैं वो कौन सा वाला सीज़न चल रहा है? यस, रेनी सीज़न है ना। अभी वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है और हमारा ये वाला जो पाठ है ये भी कौन सा है? उस मौसम से संबंधित है। आओ बच्चों नाव चलाएं, क्योंकि नाव चलाने का जो काम है, बच्चों नाव चलाए, है ना। बच्चे जो होते हैं वो नाव, बहुत आसान सी बात है, बड़ी सी नाव तो चला नहीं सकते हैं, छोटी ही नाव चला सकते हैं। और हमारी छोटी सी नाव कहाँ चलती है? वर्षा ऋतु के पानी में। क्योंकि नॉर्मल डेज में भी आप लोग बहुत भी कोशिश करते होंगे कि हम किसी बर्तन में पानी भर ले और उसमें नाव चलाए, तो हमें मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि नाव चलने का मज़ा तभी आता है जब वो नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है ना। और ऐसा कब होता है? जब वर्षा ऋतु के पानी में, जो कि बहता हुआ रहता है, उसमें जब हम नाव छोड़ते हैं तो हमारे बिना किसी मेहनत के वो नाव एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ना। तभी तो नाव चलने का और नाव को चलते हुए देखने का मज़ा आता है। तो आप सबको वर्षा ऋतु पसंद है? हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को वर्षा ऋतु बहुत पसंद होती है। वैसे तो हमारे यहाँ पर 4 ऋतुएँ होती हैं। 4 ऋतुओं से मतलब 4 मौसम होते हैं। ऋतुएँ 3 होती हैं, गर्मी, वर्षा और ठंड की ऋतु। एक और मौसम होता है जो इन सब के बीच में होता है बेटा, यानी 2 ऋतुओं के बीच का जो मौसम होता है वह भी हम लोग आधे इधर और आधे उस तरफ से मनाते हैं। यानी गर्मी जा रही है, वर्षा आ रही है, वर्षा ऋतु खत्म होने को होती है और ठंड का मौसम आने को होता है ना। तो गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जो क्रम है वो चलता रहता है। एक के बाद एक दूसरी ऋतु आती रहती है। ऐसा क्यों मैम? पूरे साल एक ही ऋतु क्यों नहीं रहती है? कैसे रहेगी? उस ऋतु के बनने के लिए, उस ऋतु या मौसम या जलवायु को बनाए रखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसके पहले वाले मौसम पर ही डिपेंड करता है ना। ये सारी ऋतुएं एक के बाद एक क्रम से ही आती हैं। इनका क्रम यदि हम बदल दें तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगला वाला जो मौसम है वो आ ही नहीं पाएगा। कैसे नहीं आ पाएगा और क्यों नहीं होगा? हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो हमारा जल चक्र है बेटा उसको समझना पड़ेगा, है ना। जब गर्मी आती है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। सूर्य बहुत तपता है, धरती पर भी जो हवाएं चलती हैं उसको टच करके वो बिल्कुल लू, एकदम गर्म हवा होती है। आप किसी भी चीज़ को टच करते वो बहुत गर्म लगती है। लेकिन जितनी तेज़ गर्मी होती है उतना समंदर का जो पानी होता है बेटा उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मतलब वो भाप बन के ऊपर जाता है, जाता है बहुत ऊंचाई पे। जब वो जाता है तो क्या होता है? पानी बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, संघनित हो जाता है ना। तो वो सारी वाष्प जो होती है वो जब ऊपर जाकर इकट्ठी होती जाती है, फिर चूँकि हमारा अंतरिक्ष जो बहुत बड़ा है, आसमान, वहाँ पर आपने देखा होगा जब तक गर्मी रहती है वहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखते हैं। फिर वहाँ पर वो जो वाष्पीकृत पानी गया है वो इकट्ठा होने लगता है, सब दूर फैला हुआ रहता है। कहीं पर भी जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, आते आते जब आपकी वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु अपने मन से नहीं आती है, जब उन बादलों में बहुत पानी भर जाता है और उनसे संभाला नहीं जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं? भारी होकर नीचे आने लगते हैं। फिर उसमें से कुछ थोड़ा पानी आने लगता है। कभी कभी कुछ चक्रवात भी होते हैं, कभी एयर भी सीधे ऊपर जाती है और वो उन बादलों को या पानी भरे हुए संघनित रूप को आगे धकाती है। वो पानी जब गिरना शुरू होता है तो हम क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु के आने के लिए ग्रीष्म ऋतु आवश्यक होती है ना।
सबसे पहले तो देखो आप लोगों को एक चित्र बड़ा सुंदर सा दिया है, ऐसे बिल्कुल बादल बने हुए हैं, है ना, उनमें पानी भरा होता है, ये बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, और नीचे क्या होता है, हमारी सुंदर सी नाव जो होती है ना। नाव भी बेटा कई प्रकार की होती है। आप बोलेंगे मैम कई प्रकार की कैसे होती है? हाँ बताएं, जब हम छोटे थे ना, आपके जैसे मतलब छोटी कक्षा में पढ़ते थे, तब हमारी उम्र इतनी नहीं थी, तो आपकी तरह हमें भी नाव चलाने का शौक होता था। तो एक नॉर्मल सी नाव जो होती है, साधारण वाली नाव बनाने का टेक्निक तो हमें बताया ही गया था। हमें नहीं आती थी, तो हमारे पापा जो थे बहुत प्यारी नाव बनाते थे, उन्होंने हमें नाव बनाना सिखाया था। फिर वो नाव डूबनी नहीं चाहिए। मान लीजिए आप किसी स्थिर बर्तन में अगर चला रहे हैं, नाव बहुत दूर तक जानी चाहिए, तो फिर हम क्या करते थे, कांटे वाली नाव बनाते थे। किसी बच्चे की नाव बड़ी बनती थी, किसी की छोटी बनती थी। फिर जैसे जैसे हमारी नाव को चलने में दिक्कत आती थी, हम और नए नए तरीके ढूंढते थे कि हमारी नाव बहुत देर तक कैसे स्थिर रहे, कैसे वो बहुत दूर तक जाए, जल्दी ढुलक ना जाए, डूब ना जाए। तो बच्चे जो होते हैं, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो उसके तरीके खोज ही लेते हैं, और स्पेशली जब हमें अपनी चीज़ दूसरों से अच्छी बनानी होती है। तो हमें पहले था कि पेपर की नाव होती है, नाव जितनी हल्की होगी उतनी वो ज़्यादा गति करेगी। फिर हमने देखा कि अरे ये नाव तो डूब जाती है क्योंकि उसका कागज़ पतला होता है ना। फिर हम लोग क्या करते थे, जो थोड़ा मोटा वाला पुष्टा आता था, पुष्टा मतलब वो जो कवर आप लोग चढ़ाते हैं ना, गत्ता जिसे कहते हैं, है ना, जिसमें आपके सामान पैक होकर आते हैं। हमने देखा कि उसका जो कागज़ होता है, गत्ता, वो मोटा होता है। हाँ, उसे फोल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। और आजकल आप लोग जो अपनी बुक्स या नोटबुक्स के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, वो चूँकि प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन इसके पहले जो कवर होते थे खाकी कलर के होते थे बेटा, मतलब थोड़े से ब्राउन कलर के होते थे। वो कागज़ के ही होते थे, लेकिन उसमें प्लास्टिक नहीं होता था, यानी वो कागज़ से थोड़े मोटे होते थे, तो उसकी फोल्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, अपनी पुरानी वाली जो ओल्ड नोटबुक्स या बुक्स होती थी, उस पे का कवर निकाले थे और फिर उसकी नाव बनाते थे। बड़ी नाव बनाते थे कभी कभी, ताकि छोटी नाव कहते ना बहुत जल्दी ढुलक जाती है बहते पानी में। बड़ी नाव बनाने का भी कंपटीशन करते थे हम लोग कि किसकी नाव बड़ी होगी और कितनी दूर तक जाएगी। उस नाव को टिकाए रखने के लिए कई बार उस पर हम छोटा सा एक झंडा भी टांग देते थे, ये मेरी नाव, ये इसकी नाव। मतलब अपनी नाव को हमें कैसे स्पेशल बनाना है वो हम पे डिपेंड करता है ना। तो जब भी वर्षा ऋतु आती थी, हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मैं क्या, शायद आप लोग भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना। क्यों? सिर्फ नाव चलाने के लिए। आजकल के बच्चों को तो क्रेज़ भी थोड़ा कम हो गया है। हाँ, पर वर्षा ऋतु में भीगना सबको पसंद होता है ना। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना कि वर्षा ऋतु में जब हम भीगें तो हम अपनी तबीयत ना खराब कर लें। हम तो भीग रहे हैं और अंदर जो मम्मी होती हैं उनको चिंता होने लग जाती है, बेटा कितनी देर हो गई, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, है ना, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो ये फिक्र अपनी जगह है, लेकिन हर ऋतु का बेटा, चाहे वर्षा ऋतु हो, गर्मी हो, ठंड हो, शीत ऋतु जब भी आती है, हर ऋतु का एक आनंद होता है, एक प्लस पॉइंट, यानी कि उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। क्योंकि ऋतु का जो चक्र है परिवर्तन का, उसका एक इम्पोर्टेंस है बेटा। कोई भी चीज़ इस दुनिया में बिना मतलब के नहीं होती है। हर चीज़ के चलने का, प्रकृति के हर वस्तु का, यहाँ तक कि ऋतु परिवर्तन का भी कोई ना कोई रीज़न होता है, और वो एक नियम से होता है ना। आप सोचिए, अगर मान लीजिए ये जो हमारा मौसम का चक्र है ऋतु परिवर्तन का, कि पहले आप कायदे से अगर देखेंगे तो आप लोग कहते हो कि मैम जनवरी फरवरी जो होती है ठंड का होती है, फिर उसके बाद में आपका जो होता है अप्रैल से जून तक का वो गर्मी का होता है, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो होता है वो क्या होता है, आपकी वर्षा का होता है, फिर नवंबर से लेकर उधर जनवरी तक आपकी ठंड आती है। अगर ये वाला साइकिल, ये वाला चक्र इनबैलेंस हो जाए तो क्या होगा, सोच के देखिए। अगर गर्मी के बाद में डायरेक्ट ठंड या शीत ऋतु आ जाए तो पता है, एक तो उसका आनंद ही नहीं आएगा, दूसरा हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से
खराब हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही शीत गर्मी से निकलते हैं, ग्रीष्म ऋतु से, है ना, बहुत गर्मी हो रही है, और यदि हम एकदम से ठंडे वाले मौसम में चले जाएं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाता है, और उसका नतीजा क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। वैसे मान लीजिए अगर आपका शीत ऋतु चल रहा है और उसके बाद में फिर वर्षा ऋतु आ जाए, तो एक तो पहली ठंड लग रही है हमें, और उसके बाद में यदि वर्षा ऋतु आ जाए, यानी कि किसी को ठंड लग रही है और उसको यदि आप नल के नीचे खड़े कर दे, शॉवर के नीचे, तो उसकी हालत क्या होगी, उसको तो और ज़्यादा ठंड लगेगी ना, क्योंकि पानी जो होता है वो ठंडक को बढ़ा देता है। अब ऐसे में भी तो हमारी तबीयत खराब ही होगी। यानी कि प्रकृति ने हमारे जो मौसम का चक्र है ना, अलग अलग ऋतुओं का जो चक्र है, वो बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, और वो उसको वैसे ही चलाती है, क्योंकि हर ऋतु एक के बाद में एक आती है तो ही वो अपना फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे आपकी जो शीत ऋतु होती है ना, हमें ठंड लग रही है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु आने लगती है ना, आपकी ठंड कम होती जाती है और गर्मी बढ़ती जाती है। ठंड में हमने जितना भी अच्छा दूध जलेबी खाया होता है, बढ़िया भुट्टे खाए होते हैं, वो अब सब क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, क्योंकि कंबल में हम कब तक दुब के रहेंगे, वहाँ पर भी तो हम परेशान हो जाते हैं ना। पानी में हाथ डालो तो क्या होता है, ठंड लगने लग जाती है, बाहर निकलने को मन नहीं करता है, मम्मी बहुत देर तक बाहर खेलने नहीं देती, क्यों, क्योंकि ठंड लग जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, अंधेरा जल्दी होने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, धीरे धीरे क्या होता है, हम बाहर निकलने लगते हैं, हमारे खेलने का समय बढ़ जाता है। गर्मी आती है तो ही तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने को मिलती है, आइसक्रीम खाने को मिलती है। और यदि ग्रीष्म ऋतु ना आए, पूरा ठंड ही ठंड चलता रहे, एक साल पूरी ठंड चलेगी, एक साल पूरा गर्मी चलेगा, तो क्या होगा, पूरा साल यदि गर्मी आपको बिल्कुल इतना तेज सूर्य की रोशनी सहन करना पड़े, तो आखिर आप कब तक कूलर और एसी में बैठेंगे। वो भी तो हमारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और वो कूलर एसी का जो बिल आएगा वो तो अलग ही है। और इतनी बाहर गर्मी होती तो मम्मी खेलने नहीं जाने देती, बाहर ठंड होती तो मम्मी नहीं खेलने जाने देती है। इसीलिए प्रकृति ने इन ऋतुओं को एक चक्र में बांट दिया है बेटा, और वो अपने अपने समय पर आती रहती हैं, और एकदम से नहीं आ जाती है। जैसे शीत के बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है, तो वो धीरे धीरे करके आती है, ताकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर, आपका जो शरीर का तापमान है, वो धीरे धीरे उस पुराने वाले मौसम से निकलकर आने वाले मौसम के अनुकूल हो जाए, है ना। अभी तक हमारा शरीर जो कंबल में दुबका हुआ था, ठंड की वजह से अकड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंड कम होती है, हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, रिलैक्स तो होते हैं, बॉडी वार्म अप करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे गर्मी आती है ना, फिर हम गर्मी को सहन करना सीखते हैं। एकदम से यदि मान लीजिए आपने आइसक्रीम निकालते हैं ना, फ्रीजर में से आइसक्रीम निकालते हैं, और जैसे ही यदि आप उसे बाहर धूप में ले जाके रखेंगे, तो क्या होता है, वो पिघल जाती है, उसका टेस्ट भी चला जाता है, और खाने का तो कोई मज़ा ही नहीं रहता, यानी उसकी तबीयत बिगड़ गई। सेम आपको भी यदि सीधे ठंड में से उठाकर सीधे गर्मी में रख दिया जाए, तो आपका भी तो क्या होगा, वही हाल होगा जो आपकी कुल्फ़ी या आइसक्रीम का हुआ है। वैसे ही मान लीजिए कोई पानी है, जैसे आपने बॉईल किया है ना, गैस पे गरम किया और बिल्कुल उसमें भाप निकल रही है, उसको आप तुरंत ले जाकर यदि फ्रीज़र में रखेंगे तो क्या होगा, सोचो। पता है क्या होगा, या तो आपका फ्रीज खराब हो जाएगा, पानी तो इतनी जल्दी ठंडा होना नहीं है। यानी कि मौसम भी जो है वो हमारे शरीर को ध्यान में रख कर ही प्रकृति ने संतुलित या चक्र में बनाए हुए हैं। अब चूंकि अभी हमारा सबसे प्यारा वाला मौसम चल रहा है, अच्छे भुट्टे गरम गरम सेक के खाने को मिलते हैं, गरम भजिए बन रहे हैं, पकोड़े वकोड़े बन रहे हैं, है ना, और क्या होता है, बारिश में छप छप करने को मिल जाता है। और सबसे अच्छा, इस बारिश में अब हम क्या खेल खेलें, बहुत देर तक तो बाहर में कोई रहने नहीं देता है, तो बच्चों का सबसे प्यारा पसंदीदा खेल क्या होता है, उस बारिश के पानी में नाव चलाना, है ना। और मेरे ख्याल से लगभग सभी ने कभी न कभी, है ना, बारिश में नाव जरूर चलाई होगी। पता है क्या होता है,
हम जब नाव चलाते हैं ना, वो कागज़ की होती है, सिंपल सी, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ऐसी सुंदर सी उसकी डिज़ाइन होती है ना, जब उसको हम बनाते हैं। उस कागज़ की नाव को चलाकर हमारे छोटे से मन को इतनी बड़ी खुशी मिलती है। क्यों? ऐसा क्यों कि हमें बड़ी सी बहुत सारी खुशी मिलती है? बहुत सीधी सी बात है, खुशी इसलिए मिलती है, हम बड़े बड़े जहाज तो समंदर में चला नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो छोटी सी नाव है वो हमारी है, उसको हमने बनाया है, उसमें हमारा मन, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत लगी हुई है। वो नाव सिर्फ एक कागज़ का छोटा सा डिज़ाइन या खिलौना नहीं होती है, वो नाव क्या होती है पता है? हमारा क्रिएशन होता है, हमारी क्रिएटिविटी उसमें पूरी लगी होती है, सुंदर से सुंदर, अलग से अलग डिज़ाइन। ऐसा लगता है जैसे हम कोई कारीगर बन गए और हम कोई नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं, और प्रकृति की उस पानी में हम अपनी नाव तैरा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो नाव नहीं तैर रही है, हम प्रकृति के संघर्ष में चल रहे हैं। वो खुशी जो होती है अपनी मेहनत को फलीभूत होते हुए देखने की, उस नाव के साथ साथ हमारा मन भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ना? तो वो खुशी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसमें हमारा अपनापन होता है। फिर कंपटीशन भी आ जाता है ना, तेरी नाव छोटी है, मेरी बड़ी है, तेरी इतनी सी दूर जाती है, मेरी बहुत दूर तक जाती है। वो खुशी अपने आप में बहुत अमूल्य होती है बेटा, वो ना खरीदी जा सकती है, ना किसी को दी जा सकती है। हाँ, आप जब सब मिलकर उस काम को करते हैं तो वो खुशी और बढ़ जाती है। कुछ पल के लिए सही, क्योंकि बाहर पानी आ रहा है, हम और कोई खेल तो खेल नहीं सकते। पहले के ज़माने में बच्चों के पास ना मोबाइल होते थे, ना कंप्यूटर होते थे, है ना वो लूडो, ना सांप सीढ़ी होता था। तो इस बारिश में अब सारे बच्चे मिलकर क्या करें? तो उन लोगों ने यही एक छोटा सा खेल बना लिया था, जिसके थ्रू क्या होता था, उस बारिश के पानी का भी वो आनंद ले लेते थे। मम्मा मैं ज़रा नाव चला के आ जाऊँ। अब मम्मा को क्या मालूम कि आप बारिश में भीगने जा रहे हो, नाव तो चल रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नाव को बचाना भी तो है, बहुत दूर तक जाती है। तो कई बार तो क्या होता है, बच्चे उस नाव के साथ साथ दौड़ने लग जाते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक जाती है हमारी नाव, कहीं कोई बीच में हमारी नाव को डुबो तो नहीं देगा, कहीं वो नाव अटक तो नहीं जाती है। तो नाव चलाने के द्वारा कई बार हम बचपने में ही बहुत सी परेशानियों को हल करना सीख जाते हैं। जो परेशानियां हमारी नाव के बीच में आती हैं, उन्हें हटाने के लिए हम जो बुद्धिमानी प्रयोग करते हैं, वो भी तो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग ही करेंगे, है ना? समस्याओं को हल करना भी हम इस खेल के द्वारा सीख जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट में, इस कविता में ये देखेंगे कि ये जो वर्षा ऋतु आती है, ये कैसे हम लोगों को अलग अलग तरह से खुशियाँ देकर जाती है। ठीक है, इसके पहले मैं यहाँ पर कुछ कठिन शब्द लिख रही हूँ, ताकि जब हम इस पाठ को पढ़ें तो उसको पढ़ने में हमें कोई परेशानी बिल्कुल ना आए। ठीक है, और इन्हीं शब्दों को आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कठिन शब्द, कठिन शब्द में देखिए बेटा, पहला है वर्षा, है ना, वर्षा ऋतु जो होती है। फिर एक है इसमें मांग, ये शब्द एक बार पहले भी हमारे चैप्टर 2 में आया था, है ना। तीसरा शब्द है मचाएं, क्या मचाएं? मचाना एक क्रिया है, शब्द है बेटा। देखिए, मचाने का मतलब होता है किसी काम को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में करना, है ना। अक्सर घर में जब बच्चे बहुत ज़्यादा खेल कूद करते हैं, शोर करते हैं, तो अक्सर बड़े लोग कहते हैं कितना उधम मचा रहे हो, थोड़ा कम करो। तो मचाने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का नुकसान करना या अपनी खुशी में किसी और चीज़ का नुकसान भूल जाना। फिर है एक शब्द इसमें तलैया, 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 डबल आय है। तलैया का मतलब होता है छोटा वाला पोखर,
है ना, छोटा गड्ढा होता है जहाँ पर, तो वहाँ पानी भर जाता है। फिर एक इसमें शब्द आया है मिट्टी। मिट्टी, मिट्टी तो सभी लोगों को पता है, लेकिन अक्सर हम लोग मिट्टी शब्द को लिखने में और उच्चारण करने में त्रुटि कर देते हैं बेटा। फिर एक शब्द आपको इसमें आया है उगाए। उगाए, जब भी हम कविता पढ़ते हैं बेटा तो याद रखिए कविता में कई शब्द तुकांत होते हैं। तुकांत यानी वाक्य के अंत में समान तुक देने वाले शब्द। तुक यानी कि जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिन्हें आप लोग इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फिर हमारा अगला शब्द है चक्र। फिर कृषक। कृषक, इसके पश्चात हमारा अगला शब्द घूमड़ कर। घूमड़ मतलब घूमड़ कर, गोल गोल घूमते हैं वो, या वो जो घूमर वाला डांस करते हैं वो वाला। घूमड़ घूमड़ कर आते काले बादल। घूमड़ना मतलब एक ही स्थान पर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। फिर एक शब्द है बेटा दौड़। दौड़ कर, है ना। उछले, ये शब्द है। तो कुछ ऐसे शब्द हमारे पाठ में दिए हैं। झमझम, याद रखिए बेटा कविता जब लिखी जाती है तो उसमें कई बार कुछ शब्द सिर्फ उसका तुक मिलाने के लिए दिए जाते हैं। कई बार उन शब्दों का कोई स्पेशल विशेष अर्थ नहीं होता है, किंतु सिर्फ कविता को रोचक बनाने के लिए, सुनने में सरस बनाने के लिए भी कुछ शब्द लगा दिए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग एक बार इन शब्दों को पढ़ लीजिए, फिर हम अपने कविता का वाचन आरंभ करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब आज हम लोग अपनी कविता आरंभ करते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक हाथ में ले लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ कविता का वाचन करेंगे, ठीक है। आओ बच्चों नाव चलाएं। नाव चलाना हर किसी के बस में नहीं होता है। जैसे वो बड़ी वाली जो लकड़ी की नाव होती है, कई बार आपने देखा होगा नदी पर ठहरी होती है, उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, तो उसको चलाना भी आसान नहीं है। नदी के इतने अथाह पानी में अपनी नाव को कंट्रोल करके रखना, उसको डूबने से बचाना, उसमें बैठे हुए लोगों को डूबने से बचाना, है ना, नाव को उस पर स्थिर रखना आसान नहीं होता है। ऐसे ही भले हमारी नाव कागज की है, मगर उसको चलाना भी आसान तो नहीं है। उसमें कोई बैठा नहीं है, लेकिन उसका संतुलन तो रखना पड़ेगा हमें, है ना। तो चलिए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। आओ बच्चों नाव चलाएं, उछले कूदे धूम मचाएं। ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं देखो, कोई छतरी लेकर और कोई बिना छतरी के। देखो ये छोटी छोटी ताल तलैयाएँ भरी हुई हैं, छपाक छपाक कर रहे हैं। बच्चों को जब भी हम बरसात के ऋतु में कहीं बाहर निकलते हैं और कहेंगे कि बेटा थोड़ा गड्ढे से बच के निकलना, वो स्पेशली क्या करता है, उसी पानी वाले गड्ढे में पैर रखेगा और ये देखता है कि आखिर इसका पानी कितना उछलता है। यहाँ पर बच्चे वही कर रहे हैं। आओ बच्चों नाव चलाएं, उछले कूदे धूम मचाएं। कवि क्या कह रहा है, अरे आओ सारे बच्चों जल्दी जल्दी आओ, हम सब मिलकर नाव चलाते हैं,
उछलें कूदें और धूम मचाएं। धूम मचाएं यानी इतनी मस्ती करें, इतनी शैतानी करें, इतनी अच्छी तरह से एंजॉय करें कि सब लोग हमारी खुशी को देखकर खुश हो जाएं। वर्षा आई पहली बार, पहले गर्मी थी बेजार। क्या बोल रहे वो? वर्षा आई पहली बार। जब फर्स्ट रेन होती है बेटा, उस समय क्या होती है? पहले गर्मी थी बेजार। बेजार का मतलब क्या होता है? बेसहारा या गरीब। अब यहाँ पर बेचारी गर्मी को गरीब या बेजार क्यों कहा? पता है, गर्मी की जो ऋतु होती ना, वो खुद अपने आप में परेशान होती है। उफ कितनी गर्मी है, क्या करूं। लेकिन जैसे ही पहली बरसात आती है, वो जो गर्मी होती है ना, वो तुरंत गायब हो जाती है। भैया जी से मांग के कागज, हम सब उसकी नाव बनाए। हम लोग क्या करें? जिसके पास नहीं भी है, भैया जी के पास जाएंगे। भैया जी मतलब जो पेपर वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनको कागज़ का काम थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। हमारे जो बड़े व्यक्ति हैं, जिनके यहाँ बड़े भाई बहन हैं, हम सब क्या करें? उनसे कागज़ लेकर आएंगे। क्योंकि वैसे तो कागज़ का वेस्ट करना या उसको व्यर्थ करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन छोटा बच्चा है, उसका मन है नाव चलाने का, तो फिर वो क्या करेगा? उसको तो पेपर चाहिए ना। तो जो पेपर वेस्ट हो चुका है, हम वो मांग कर लाएंगे और क्या करें? उसकी नाव बनाए, उछले कूदे धूम मचाए, आओ बच्चों नाव चलाए। चलो जल्दी जल्दी से अपने अपने पेपर लेकर आओ और हम सब मिलके नाव चलाएंगे। लू वर्षा से डरी हुई थी। ये लू कौन है भाई? हम सब भी तो डरे हुए थे, लेकिन हमको किस चीज़ का डर था? ये जो लू है, ये हमको बहुत परेशान कर रही थी। लू का मतलब होता है बहुत गर्मी वाली धूप। याद करो, जब गर्मी का सीज़न आता है ना, तो मम्मी क्या बोलती है? बाहर नहीं जाना, लू लग जाएगी। ये लू मम्मी दिखाई तो देती नहीं है, कैसे लग जाएगी मुझे? कोई वायरस है, कोई कीटाणु है जो मुझे चिपक जाएगी? लू का मतलब होता है बेटा, गर्मी के दिनों में चलने वाली जो हवा होती है या जो सूर्य की तेज धूप होती है, वो सीधी क्या करती है? हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए उसे लू कहते हैं। हल्की फुल्की धूप तो रोज भी निकल रही है अभी, लेकिन वो जो गर्मी के सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत तेज तपता है और उसकी सीधी रोशनी जो हम पे पड़ती है, उस वाली सिचुएशन को कहते हैं लू। लू वर्षा से डरी हुई थी, लेकिन धरती ठंडी भरी हुई थी। धरती हमेशा ठंडी होती है बेटा, बस जब ग्रीष्म ऋतु आती है ना, तो सूर्य की उस तेज गर्मी की वजह से हमको धरती की ठंडक महसूस नहीं हो पाती है। और ये जो लू है ना, ये अभी तक क्या कर रही थी? वर्षा से डरी हुई थी, इसीलिए अपना तेज दिखा रही थी। अब जब वर्षा आई है तो क्या होता है? देखो, ताल तलैया में पानी है। ताल मतलब तालाब, तलैया मतलब छोटा वाला तालाब। वो जो छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं, पोखर भर जाते हैं, उनमें भी अब पानी आ गया है और बच्चों की अब मनमानी है। और अब बच्चे किसी की नहीं सुनेंगे। मम्मी बहुत दिन गर्मी से डरा लिया, अब नहीं घर के अंदर बैठेंगे, बाहर तो रिमझिम पानी आ रहा है, ठंडक हो गई है और हम कितने दिन घर में बंद रहेंगे। तो जैसे वर्षा ऋतु आती है, बच्चों की मर्जी शुरू हो जाती है। मिट्टी पानी से कीचड़ बन, बीज उगाए जंगल उपवन। क्या बोलते हैं? जैसे ही वर्षा ऋतु आती है बेटा, तो जो मिट्टी और पानी के मिक्स होने से क्या बन जाता है? कीचड़। सबसे गंदा लगता है ना आपको वर्षा ऋतु में कीचड़, बट याद रखिए वो जो कीचड़ है बेटा, वही तो हमारे नए पौधों के लिए ज़रूरी है। बीज उगाए जंगल और उपवन। हमारे पैरों में कीचड़ आ रहा है, हमें बुरा लग रहा है, लेकिन जंगल में और उपवन में, उपवन यानी कि बगीचे में जो मिट्टी सूखी पड़ी हुई थी, जब उस पर पानी गिरता है और वो मिट्टी जब कीचड़ में चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तभी तो उसके अंदर जो पड़ा हुआ बीज था वो फिर से उगना शुरू होता है। क्योंकि हम लोग तो वहाँ पानी देने गए नहीं थे,
अब आप अपने आसपास देखिए, जहाँ जहाँ आपने प्लांटेशन किया है, जहाँ जहाँ आपने पौधा लगाया है, वहाँ तो आप उसको रोज पानी देते हैं, गर्मियों में भी तो वहाँ पौधा उगता रहता है। लेकिन रास्ते में बाहर की तरफ जो जंगल है, आपने कई बार देखा होगा, जो अपने आप वहाँ पर पेड़ पौधे उगे, वो बेचारे क्या करते हैं, उनको कौन पानी देने चाहता है? वो इस वर्षा ऋतु के पानी को ही इकट्ठा करके रखते हैं, अपनी जड़ों में बांध के रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब पानी की कमी होती है तो वो सूख जरूर जाते हैं, लेकिन जैसी वर्षा ऋतु होती है वो मिट्टी कीचड़ में बदल जाती है और उस पानी को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके फिर से वो जंगल खड़ा हो जाता है। तो फिर से पढ़ रहे हैं, लू वर्षा से डरी हुई थी, धरती ठंडी भरी हुई थी, ताल तलैया में पानी है, बच्चों की अब मनमानी है, मिट्टी पानी से कीचड़ बन, बीज उगाए जंगल उपवन। ठीक है, यानी कि वर्षा ऋतु सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी सभी प्रकृति की चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला वाला पैराग्राफ स्टार्ट करें क्या हम? उसके पहले हम अपने 2 पैराग्राफ को रिपीट कर लेते हैं। आओ बच्चों नाव चलाएं, उछले कूदे धूम मचाएं, वर्षा आई पहली बार, पहले गर्मी थी बेजार, भैया जी से मांग के कागज, हम सब उसकी नाव बनाएं, उछले कूदे धूम मचाएं। लू वर्षा से डरी हुई थी, धरती ठंडी से भरी हुई थी, ताल तलैया में पानी है और बच्चों की अब मनमानी है, मिट्टी पानी से कीचड़ बन, बीज उगाए जंगल उपवन। जिस तरह से हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, वैसे ही आप भी उन शब्दों को दोहराएंगे और अपनी कविता को पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अगला वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे, लेकिन वो कार्य हम कब करेंगे, अपने अगले वाले जो लेक्चर लगेगा उसमें करेंगे। तब तक आप इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस कविता का जितना भाग हमने आज पढ़ा है वो आप लोग भी पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। लर्न करेंगे मतलब याद करेंगे, क्योंकि पूरी कविता तो एक साथ हम याद नहीं कर सकते, तो उसको हम थोड़े से टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहले आप सिर्फ 2 पैराग्राफ याद करेंगे, उन्हें अच्छे से याद करके चाहे तो आप अपना वीडियो बनाएं और मुझे भेजें कि मैम देखिए हमें ये अच्छे से याद हो गया है। और हाँ, अपनी अपनी एक सुंदर सी नाव बनाकर ज़रूर मुझे भेजिएगा कि मैम ये मैंने नाव बनाई है जो मैं इस वर्षा ऋतु में चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। हमारी आज की ये नाव वाली क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मैं भी अपनी नाव बनाने के लिए अब जा रही हूँ और देखते हैं किसकी नाव सबसे सुंदर बनती है। अगर आपको कागज़ की नाव नहीं बनाना आता है तो आप ऐसे बढ़िया अपना पिक्चर बनाएंगी कॉपी में और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग अच्छे से रहें।